उत्तराखंड में जैसे ही चैत्र का महीना शुरू होता है, पहाड़ों की हवा में एक अलग सी हलचल महसूस होने लगती है। बुरांश के लाल फूल खिलने लगते हैं, खेतों में नई हरियाली दिखाई देने लगती है और मौसम में वसंत की खुशबू घुल जाती है। लेकिन इस मौसम के साथ एक और भावना जुड़ी होती है और वो है मायके की याद। पहाड़ की शादीशुदा बेटियों के मन में इस मौसम एक अलग सी खुशी महसूस होती है। सभी विवाहित बेटियां रास्ते तकने लगती हैं, कभी घर के आंगन से तो कभी पहाड़ी पगडंडी की ओर, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उनके मन में एक ही उम्मीद बार बार जगती है, शायद आज मायके से कोई आ जाए, क्योंकि ये वही महीना होता है जब उन्हें अपने मायके की सबसे ज्यादा याद आती है। उन्हें लगता है कि शायद आज उनका भाई या पिता लंबा पहाड़ी रास्ता तय करके उनसे मिलने आ जाए। पहाड़ों में विवाहित बेटियों के इस इंतजार के पीछे एक बहुत ही खास परंपरा छुपी है, जिसे भिटौली कहा जाता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर भिटौली क्या होती है, क्यों चैत्र का महीना पहाड़ की बेटियों के लिए इतना खास होता है, और साथ ही जानेंगे भिटौली से जुड़ी भावनात्मक लोक कथाएं। त्यार पहाड़ मेर पहाड़ का आज का ये एपिसोड पहाड़ की बेटियों के लिए। चैत्र के महीने का उत्तराखंड की महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये महीना यहाँ पहाड़ की महिलाओं को समर्पित सदियों से चली आ रही भिटौली परंपरा का समय होता है। ये परंपरा एक विवाहित बेटी के मायके से जुड़ी भावनाओं और संवेदनाओं को बयां करती है। भिटौली शब्द का मतलब होता है भेंट करना या भेंट में दी जाने वाली कोई वस्तु। चैत्र का महीना आते ही जिस तरह विवाहित स्त्रियों को इंतजार रहता है अपने भाई का कि वो भिटौली लेकर आता ही होगा, उसी तरह भाई को भी अपनी बहन का इंतजार रहता है कि कब वो अपनी बहन से मिले। और इसी याद के साथ वो कहता है, ऐग्यो भिटौली को मैना आस लागी रे हुनली मेरी बैणा, यानी कि भिटौली का महीना आ गया है, मेरी बहन मेरे आने की राह देख रही होगी। भिटौली की इस परंपरा में महिला के पिता, भाई या मायके से कोई भी सदस्य अपनी बेटी या बहन के लिए उसके ससुराल भेंट लेकर आते हैं। ये भेंट पहली बार शादी के बाद आने वाले पहले फाल्गुन महीने में बेटी के ससुराल भेजी जाती है। उसके बाद हर साल चैत्र के महीने में मायके वाले बेटी के ससुराल भेंट लेकर जाते हैं। इस भेंट में आमतौर पर कई तरह की चीजें रखी जाती हैं, जैसे कपड़े और खाने पीने के पारंपरिक पकवान, पूड़ी, पुआ, सिंगल, साया, कचौड़ी, अरसा, खाजे और खजूरे। इसके साथ ही दक्षिणा भी दी जाती है। भिटौली का मतलब सिर्फ उपहार या सामान देना नहीं है। माना जाता है कि जब भाई अपनी बहन के ससुराल भिटौली लेकर जाता है तो उससे ससुराल में भी बहन का मान सम्मान बढ़ता है। उसके ससुराल और आसपास के लोगों को ये भी महसूस होता है कि मायके वाले अपनी बेटी को कितना याद करते हैं। जैसे मैदानी इलाकों में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन होता है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में भिटौली भी भाई बहन के गहरे और पवित्र रिश्ते का एक खूबसूरत प्रतीक माना जाता है। असल में भिटौली कोई त्योहार नहीं है, ये पहाड़ों में दशकों से चली आ रही एक सामाजिक परंपरा है। समय के साथ ये परंपरा इतनी खास बन गई कि आज लोग इसे एक त्योहार की तरह मनाते हैं। पुराने समय में पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और संसाधनों की कमी के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं होता था। पहाड़ों में रास्ते लंबे और मुश्किल होते थे, इसलिए मायके और ससुराल के बीच की लंबी दूरी के कारण कई बार शादी के बाद विवाहित महिलाओं को सालों तक अपने मायके जाने का मौका नहीं मिल पाता था। ऐसे में चैत के महीने में निभाई जाने वाली भिटौली उनके लिए एक खास मौका बन जाती थी। इसी बहाने उन्हें अपने माता पिता और भाई बहन से मिलने का अवसर मिल जाता था, और कुछ समय के लिए ही सही वे अपने मायके के प्यार और अपनेपन को फिर से महसूस कर पाती थी। भिटौली से जुड़ी कई लोक कथाएं उत्तराखंड के लोक में प्रचलित हैं। एक लोक कथा के अनुसार बहुत समय पुरानी बात है, पहाड़ के एक छोटे से गांव में देबुली और नरिया नाम के भाई बहन रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देबुली अपने छोटे भाई नरिया को बहुत दुलार करती थी और नरिया वो भी अपनी दीदी पर जान छिड़कता था।
दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और हर समय एक दूसरे के साथ ही दिखाई देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। देबुली और नरिया बड़े हो गए और फिर एक दिन देबुली की शादी हो गई। उसकी शादी उसके गांव से बहुत दूर किसी गांव में हुई। ससुराल और मायके के बीच की इसी लंबी दूरी के चलते देबुली का अपने मायके आना भी बहुत कम हो गया। नरिया अक्सर देखता कि गांव के दूसरी शादीशुदा बहन बेटियां त्योहारों के समय अपने मायके आती हैं, लेकिन उसकी दीदी वो तो किसी त्योहार में आती ही नहीं। ये देखकर उसे अपनी दीदी की बहुत याद आती और वो और भी दुखी हो जाता। नरिया को ऐसे उदास देखकर उसकी माँ को चिंता होने लगी। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, तू एक काम कर, अपनी दीदी से मिला। कल ही उससे मिलने चला जा, लेकिन खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीजें दे दूंगी, उन्हें अपनी दीदी को दे आना। उसे भी मायके की याद आती होगी। ये सुनकर नरिया की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। वो अगली सुबह रोज से भी जल्दी उठकर नहा धोकर दीदी के ससुराल जाने को तैयार हो गया। माँ ने एक बड़ी टोकरी में प्रसाद, पूरी, रायता, पोए, सिंगल, फल, साड़ी और बिंदी जैसी चीजें रखी और नरिया को दे दी और उससे कहा, इन्हें अपनी दीदी को भेंट के रूप में दे देना। नरिया बहुत खुश हो गया और अपनी दीदी से मिलने के लिए चल पड़ा। पहाड़ के रास्ते आसान नहीं होते थे और पैदल ही पूरा रास्ता तय करना पड़ता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन लग जाते और देबुली का ससुराल इतनी दूर था कि नरिया को वहां पहुंचने में 2-4 दिन लग गए। जब नरिया देबुली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दीदी सो रही है। उसने सोचा कि शायद दीदी घर के काम करके बहुत थक गई होगी, इसलिए उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो कुछ देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन देबुली नहीं उठी। नरिया को याद था कि उसकी माँ ने उसे जल्दी लौटने को कहा था और क्योंकि लौटने में भी कुछ दिन लग जाते तो इसलिए उसने सोचा कि आज ही वापस लौट जाना चाहिए। उसने माँ की दी हुई सारी भेंट वहीं रख दी और चुपचाप दुखी मन से घर वापस चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जब देबुली की आंख खुली तो उसने पास में रखी टोकरी और सामान देखा। उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसका भाई उससे मिलने आया होगा। देबुली तुरंत बाहर भागी, उसे ढूंढने लगी। वो बहुत दूर तक गई, लेकिन तब तक नरिया जा चुका था। ये सोचकर देबुली को बहुत दुख हुआ। वो बार बार रोने लगी और कहने लगी, भय भूखों मैं सीती, यानी मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। वो यही बात बार बार दोहराती रही और कहते हैं कि इस पछतावे से उसका दिल इतना दुखी हो गया कि वो इन्हीं शब्दों को कहते कहते प्राण त्याग गई। लोक मान्यताएं हैं कि अगले जन्म में देबुली घुघुती नाम की एक चिड़िया बन गई। आज भी चैत्र महीने में जब ये चिड़िया आवाज़ लगाती है तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो वही शब्द बोल रही हो, भय भूखों मैं सीती। और इस तरह ये कहानी आज भी पहाड़ों में भाई बहन के प्यार और पछतावे की एक मार्मिक याद के रूप में सुनाई जाती है और भिटौली को इसी से जोड़ा जाता है। उत्तराखंड के लोक में भिटौली से जुड़ी ये कहानी अलग अलग तरह से सुनाई जाती है, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। इसके अलावा भिटौली के महीने में उत्तराखंड में गोरीधना और कालिया नाग की कथा भी सुनाई जाती है। कहानी के अनुसार एक बार कोशिया नाम की जगह पर एक राजा रहता था जिसका नाम कालिया नाग था। उसी इलाके में भांड्यो नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम गोरीधना था। कहा जाता है कि किसी वजह से भांड्यो ने अपनी बेटी गोरीधना का विवाह एक शर्त के रूप में कालिया नाग से कर दिया। शादी के बाद गोरीधना राजा के महल में रहने लगी। मान्यता है कि राजा कालिया नाग गोरीधना से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे अपने मायके जाने की इजाजत नहीं देता था। इसी तरह समय बीतता गया और साल दर साल गुजरते गए। धीरे धीरे गोरीधना महल की जिंदगी में ही सीमित होकर रह गई और अपने मायके से उसका संपर्क लगभग टूट सा गया। उधर गोरीधना की शादी के बाद उसके मायके में एक छोटे भाई का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ वो भाई बड़ा हुआ। जब उसे ये पता चला कि उसकी एक बड़ी बहन भी है तो उसके मन में उससे मिलने की बहुत इच्छा होने लगी। वो बार बार अपनी माँ से कहता कि वो अपनी बहन से मिलना चाहता है। आखिरकार जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसकी जिद के आगे हार मान ली। फिर चैत के महीने में उसने अपने बेटे को भिटौली देकर गोरीधना के पास भेज दिया ताकि वो अपनी बहन से मिल सके।
उसके बाद जब वो अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात अपनी बहन की ननद भागा से हुआ। भागा उसे अपने साथ लेकर घोरीधना के पास गई। उस समय इत्तेफाक से कालिया नाग घर पर नहीं था। कई सालों बाद जब भाई बहन आमने सामने आए तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो गए। इतने लंबे समय बाद मिलकर उनकी आंखें खुशी से भर आई। लेकिन भाई ज्यादा देर रुक नहीं सका। वो जल्दी ही अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। जल्दीबाजी में जाते हुए वो अपनी बहन के पैर छूना भूल गया। ये देखकर गोरीधना की ननद भागा को शक होने लगा। उसे लगा कि ये कोई भाई नहीं बल्कि गोरीधना का कोई पुराना प्रेमी था। उसके मन में यही बात आई कि अगर वो सच में छोटा भाई होता तो जाते समय जरूर अपनी बहन के पैर छूता। उसके बाद जब कालिया नाग घर लौटा तो उसकी बहन भागा ने अपने मन का शक उसके सामने रख दिया और पूरी घटना उसे बता दी। ये सुनकर कालिया नाग गुस्से से भर गया। वो तुरंत धना के भाई के पीछे निकल पड़ा। रास्ते में उसने उसे पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आखिर में दोनों ही मारे गए। उधर जब ये दुखद खबर गोरीधना तक पहुंची तो वो इस दुख को सह नहीं पाई और उसकी भी मृत्यु हो गई। इस कथा के एक दूसरे संस्करण के अनुसार जब धना का भाई उससे मिलता तो वो बहुत सालों बाद मिलने की खुशी में भाई बहन के पैर छूना भूल जाता है और दोनों गले लगते हैं। इससे धना की ननद को शक होता है। वो कालिया नाग के सामने अपनी बात रखती है और कालिया नाग पीछा कर धना के भाई को मार डालता है। जब उसे असलियत पता चलती है तो वो खुद का भी सर धड़ से अलग कर देता है। इस दुख में धना भी मारी जाती है। दरअसल लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जरिए मौखिक रूप से सुनाई और सहेजी जाती रही हैं। इसलिए समय के साथ इनमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। अलग अलग इलाकों में भी लोक कहानियों को थोड़ा अलग अंदाज में सुनाते हैं। इसलिए क्षेत्रीय बदलाव भी इन विभिन्नताओं की एक वजह बन जाती है। खैर, कुल मिलाकर भिटौली की ये कथाएं भाई बहन के अनूठे प्यार और लड़की के मायके की खुद को बयां करती है। इसके अलावा भिटौली की परंपरा उत्तराखंड के कई लोक गीतों में भी बड़ी ही खूबसूरती से सुनाई जाती है। सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी निभाई जा रही है। समय बदल गया है। लोगों की जिंदगी पहले से कई ज्यादा तेज और भागदौड़ भरी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद पहाड़ों में भिटौली की ये परंपरा आज भी निभाई जा रही है। हालांकि बदलते समय के साथ अब ये परंपरा भी धीरे धीरे डिजिटल रूप लेने लगी है। पहले भिटौली के समय मायके वाले खुद ससुराल जाकर मिठाइयाँ, पकवान और कपड़े देकर आते थे। लेकिन अब कई जगहों पर यह परंपरा गूगल पे, फोन पे और बैंक ट्रांसफर के जरिए भी निभाई जाने लगी है। खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोग अब अक्सर बहन के बैंक खाते में पैसे भेजकर ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। समय के साथ हर परंपरा में थोड़ा बहुत बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन भिटौली जैसी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ उपहार देने की रस्म नहीं, बल्कि परिवार के रिश्तों को जोड़कर रखने का एक खूबसूरत तरीका भी है। भिटौली के बहाने मायके वाले अपनी बहन बेटी का हालचाल जानते हैं, उससे मिलने जाते हैं और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो आज भी अपने घर के लिए उतनी ही खास है। अगर इस परंपरा को आधुनिक समय के साथ संतुलन बनाकर निभाया जाए तो ये आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी आसानी से पहुंच सकती है। भिटौली केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति की वो मिठास है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और जो कभी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। खैर, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए भिटौली आई कि नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।